So, this time we are going to read about static keyword. So, what is the use of static keyword? In Java, the static keyword can be used for three things. We have static data in Java, we have static methods in Java, and we have static initializer blocks in Java. So, let's get into static data. What is static data? So whenever we create a class, we have data members, we have member functions, member methods, or we can say. So we have data members. So when we create a class, and for that class, when we create objects, so let's say we have int a and int b as data members in the class. So we have objects, we create first object obj1, उसके भी दो a और b होंगे डेटा मेंबर्स. obj2 क्रिएट किया, उसके भी a और b दो डेटा मेंबर्स होंगे, उनकी कुछ वैल्यू की डिफ़ॉल्ट 0 होगी, पर हम कुछ इनिशियलाइज कर देंगे तो फिर वो कुछ होगी. बट अगर हम चाहते हैं कि a जो है वो सभी ऑब्जेक्ट्स में कॉमन रहे, सिर्फ b हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग हो, बाकी b सबके लिए एक ही हो, तो फिर हम b को स्टैटिक कीवर्ड लगा सकते हैं. तो फिर होगा क्या, इससे हम क्लास बनाएंगे, वहाँ पे दो इंटीजर्स लेंगे, इंट a हो गया और दूसरे वाले इंट b के पहले स्टैटिक कीवर्ड लिख देंगे, तो इससे स्टैटिक हो जाएगा. स्टैटिक होने से हुआ क्या, ऐसा होगा हर ऑब्जेक्ट के पास अपना इंटीजर a ज़रूर होगा, पर b सबके पास नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि उसकी मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेगी, उसकी सिंगल कॉपी रहेगी पूरे ऑब्जेक्ट में, पूरी क्लास में सिर्फ एक ही कॉपी रहेगी. सारे ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं. यस, हाँ. तो अब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको चेंज करूँगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट के लिए वो चेंज हो जाएगी. तो इसीलिए क्योंकि ये स्टैटिक है, तो स्टैटिक को तो हम जानते हैं कि हमें क्लास के नेम से एक्सेस करना चाहिए. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के नेम से भी उस b को एक्सेस करेंगे ना, तो एक्चुअली में वो जब बाइट कोड बनेगा उसके पहले कंपाइलर उसको क्लास के नेम से रिप्लेस कर देगा उस ऑब्जेक्ट के नेम को, क्योंकि क्लास के नेम से ही एक्सेस करते हैं हम स्टैटिक चीज़ों को. तो इसलिए अच्छा होगा कि हम उसके क्लास के नाम से ही एक्सेस करें. तो ये तो होगी स्टैटिक डेटा की बात. ओके. अब ये मोस्टली ऐसा काम आता है जैसे कि कंपनी है कोई, उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय एज है. तो एज नेम तो सबके अलग अलग होंगे, आईडी भी सबकी अलग होगी, लेकिन आईडी सीक्वेंशियल होगी ना, मतलब किसी की आईडी 50 है, 51 होगी, अगले की 52 होगी, फिर ऐसे कंटिन्यूस रहेगी. तो उस आईडी के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम नया हर एम्प्लॉय के लिए अगर नया ऑब्जेक्ट बनाते जाएं तो उनमें उनकी एज नेम बाकी डिटेल्स डिफरेंट हो, बट हम जब आईडी उनको अलॉट करने जाएंगे तो उनकी आईडी पूरी कंपनी की जो क्लास है उसके लिए बस आईडी को एक बार प्लस कर देंगे, तो पिछली जो आईडी थी उससे +1 वाली आईडी इसको मिल जाएगी, इसको असाइन कर देंगे प्लस करके. या फिर इससे अच्छा एक और एग्जांपल है कि हम बैंक में हैं, तो बैंक में सब नाम है कस्टमर्स के, उनका बैंक डिटेल है, सब कुछ है. अब इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट सबके लिए अलग अलग तो होगा नहीं, सबके लिए सेम ही होगा, मोस्ट ऑफ द केस सबके लिए सेम होगा. तो उसमें क्या करेंगे कि हम एक स्टैटिक इंटरेस्ट वाला वेरिएबल ले लेंगे और उसको कोई वैल्यू असाइन कर देंगे, तो वो सबके लिए कॉमन होगी. ठीक है. तो अब लेते हैं फाइनलाइज मेथड. क्या होता है फाइनलाइज का मतलब, क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम? Whenever garbage collector collects the useless objects, then it calls finalize method. गार्बेज कलेक्टर जब गार्बेज कलेक्ट करने जाता है, यूजलेस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने जाता है, तो फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है. बिफोर कलेक्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स, इफ प्रोग्रामर हैज़ क्रिएटेड फाइनलाइज इन द क्लास, ऑब्वियसली अगर
अगर प्रोग्रामर फाइनलाइज बनाएगा तो ही वो कॉल करने जाएगा, गार्बेज कलेक्टर उसको गार्बेज कलेक्टर कॉल कर पाएंगे हम। तो whenever garbage collector collects the useless objects, then it calls finalize method before calling those objects. So but we can't call finalize directly, हम finalize को directly कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर ही उसे कॉल करेगा। और गार्बेज कलेक्टर कैसे कॉल करेगा, हमें गार्बेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप आएँ और फाइनलाइज को कॉल दें along the way। तो वी नीड टू रिक्वेस्ट गार्बेज कलेक्टर टू डू सो। तो फर्स्ट हमें गार्बेज फाइनलाइज मेथड बनानी पड़ेगी अपनी क्लास में, और उसमें चीज़ें डालनी पड़ेगी जो आप चाहते हो कि फाइनलाइज के रन होने पर हो। फाइनलाइज का हम यूज़ ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे कि एम्प्लॉय वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एम्प्लॉय आईडीज़ हम दे रहे हैं, अलॉट करते जा रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। अब कुछ एम्प्लॉयज़ हो सकता है कंपनी से निकल जाएं, तो उनकी आईडी जो रहेगी एम्प्लॉय आईडी, वो तो ब्लैंक हो गई, मतलब उस आईडी के करस्पॉन्डिंग कोई एम्प्लॉय है नहीं, और वो आईडी किसी को अलॉटेड भी नहीं रहेगी, तो वो वेस्ट जा रही है। तो उसको अगर हमें फिर फ्री स्पेस में डालना है, वापस फ्री पूल में डालना है उस आईडी को, ताकि वो रीयूज़ हो पाए, तो हम फाइनलाइज में ऐसा कुछ कोड लिख सकते हैं कि जब गार्बेज कलेक्टर सारे जो एम्प्लॉयज़ जा चुके हैं उनके ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना चालू करे, तो फाइनलाइज को भी वो कॉल करेगा। जब गार्बेज कलेक्टर रन कर ही रहा है तो फाइनलाइज को कॉल करेगा। फाइनलाइज को कॉल करेगा तो उसमें हमने जो कोड लिखा है जिससे हम वो उन आईडीज़ को रिवर्ट कर सकते हैं, वापस फ्री पूल में डाल सकते हैं, वो वाला कोड रन कर देगा वो, तो हमारे काम हो जाएगा, उससे आईडीज़ फ्री हो जाएगी वापस से। तो ये होता है फाइनलाइज का यूज़, कि आप कुछ काम करवा सकते हो उससे जो आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर हो। तो हमें रिक्वेस्ट करना है गार्बेज कलेक्टर को। गार्बेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट करने के 3 स्टेप हैं, मतलब स्टेप है उसमें 3 पड़ाव हैं। तो हमें क्या करना है, पहले सेट द रेफरेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू नल फॉर विच द गार्बेज कलेक्टर हैज़ टू बी कॉल्ड। मतलब सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट तो वही कलेक्ट करेगा ना जिनका रेफरेंस काउंट 0 हो जाएगा। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट करवाना चाहते हैं उनके रेफरेंसेस को नल कर दो। दूसरी बात, कॉल अ स्टैटिक मेंबर इन सिस्टम क्लास नोन एज जीसी पैरेंथेसिस, कॉल अ स्टैटिक मेथड इन सिस्टम क्लास। तो हमें सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक मेथड कॉल करना पड़ेगा जो कि है जीसी पैरेंथेसिस। और तीसरी बात, रिमाइंड जीसी गार्बेज कलेक्टर टू रन फाइनलाइज along with its usual work by calling run finalization which is in system class। तो तीसरी बात हो गई कि हमें गार्बेज कलेक्टर अपना यूजुअल काम तो करता ही आता है, तो बट हमें उसको याद भी दिलाना पड़ेगा कि आपको फाइनलाइज रन भी करना है, फाइनलाइज मेथड। तो हम उसे बोलेंगे सिस्टम क्लास का एक मेथड है, उसे हमें लिखना पड़ेगा सिस्टम क्लास का मेथड रन फाइनलाइजेशन। तो इससे गार्बेज कलेक्टर को याद आएगा कि हाँ ये वाला मेथड भी रन करना है। तो बहुत बढ़िया। तो हम कहाँ गई मेन क्लास, तो हम पिछला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जब हमारे उन एम्प्लॉयज़ का काम हो चुका है तो हम उनके पहले तो ऑब्जेक्ट्स को जो है ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को उनको नल को पॉइंट करवा देंगे। फिर system.gc पैरेंथेसिस ये मेथड कॉल करेंगे क्योंकि हम गार्बेज कलेक्टर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और फिर system.runFinalize ये वाला मेथड कॉल करेंगे।
दोनों मेथड में कोई आर्गुमेंट्स नहीं जाते हैं, ब्लैंक पैरेंथेसिस होता है। तो ये हमने कॉल किया, इसके बाद ये कॉल हो जाएगा। बट बहुत बड़ी बात इसमें ये है कि हम JVM से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप गार्बेज कलेक्टर को कॉल करें, ये हम उसे ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। तो 99.99% टाइम ये हो सकता है कि ये रन करे, बिल्कुल रन करेगा, फाइनलाइज मेथड चलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी ये भी है कि अगर JVM मतलब प्रोग्राम पे लोड ज़्यादा हो, मेमोरी मैनेजमेंट कुछ अलग हो, तो वो हमारे रिक्वेस्ट नहीं सुने। मतलब वो कम्प्लीटली JVM के ऊपर है, वो कॉल करे ना करे, बस हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, ये जो है फाइनलाइज जो है वो हमें हमारी क्लास में कॉल करना होगा, मतलब लिखना होगा। और इसका प्रोटोटाइप फॉलो करना होगा फाइनलाइज का, जो कि होता है प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज। और फिर हमें उसके अंदर जो भी काम करवाना वो लिख सकते हैं। और ये हमारे फाइनलाइज हमें हमारी क्लास में लिखना होगा, जिसके ऑब्जेक्ट्स पे हम ये सब तब करना चाह रहे हैं। और हमें मेन कोड में हमें नल करना होगा, पॉइंट रेफरेंसेस को system.gc कॉल करना होगा और system.run फाइनलाइजेशन कॉल करना होगा। ये मेन कोड में होगा, फाइनलाइज क्लास में होगा। ओके, सो अगला टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स क्लास, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।